कैबिनेट आवर का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रोशन अपना घर स्कीम का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कीम का आगाज़ कर दिया है। रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले तमाम वो पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में मुकीम हैं वो अपना घर हासिल कर सकते हैं स्कीम के ज़रिए, और रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं, अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट के सिलसिले में एक बाकायदा तौर पर अकाउंट सिस्टम शुरू किया गया। अब इसी अकाउंट के ज़रिए डिजिटली प्रोसेस करते हुए अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं, ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर सकते हैं और उस पर घर भी तामीर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीब में बाकायदा इस स्कीम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीब से खिताब भी किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि ये एक गेम चेंजर मनसूबा होगा जो कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ख्वाब को पूरा करेगा। वो ख्वाब जो वो अपना घर बनाने के लिए देखा करते हैं और माजी की हुकूमतों ने इसके लिए काम नहीं किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा और कीमती सरमाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इस सरमाए को बेहतर अंदाज में हमें यूटिलाइज़ करना है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम तर इक़दामात उठाए जाएँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़लाह व बहबूद के लिए ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसानियाँ फराहम कर रहे हैं सरमायाकारी के लिए, क्योंकि सरमायाकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ज़मीन में, और सरमायाकारी के हवाले से तमाम तर इक़दामात को यकीनी बनाने की भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी कराई है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग के हवाले से। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम न्यूज़ ब्रीफिंग की जिसमें उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद हालात तेज़ी से तब्दील हुए हैं। सरहद पर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पहले ही इक़दाम किए हैं। सरहद पर गैर कानूनी नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को 2013 में दहशतगर्दी के 90 बड़े वाक़यात का सामना रहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 80,000 से ज़ायद कीमती जानों की भी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालात का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बाज़ अनासिर के मनफी किरदार से भी दुनिया को फौरी तौर पर आगाह किया है। अफगानिस्तान में भारत के किरदार के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका कहना था कि हमेशा से भारत का मनफी किरदार रहा है। DGISPR ने कहा कि 6 सितंबर को यौम दिफा और यौम शहदा को पूरी कौम के साथ मिलकर मनाया जाएगा। यौम दिफा और शहदा वतन की मिट्टी गवाह रहना के टैग लाइन के साथ मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद अपने अजीम हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 213 और 218 के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन कमीशन में अरकान की खाली असामियों के लिए ख़त लिखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। इन नामों पर अपोजिशन के जवाब के बाद इलेक्शन कमीशन में अरकान की तैनाती हो सकेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। तालिबान को मशवरा तो दे सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई राबते के वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हमरा बदीन प्रेस क्लब के अहदेदारान के साथ गुफ्तगू में चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि तालिबान को हमारा मशवरा है कि वो मखलूत हुकूमत तश्कील दें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान तकरीबन 1900 अरब रुपए सिंध हुकूमत को विफाक की जानिब से मिले, जबकि सिंध हुकूमत बदीन और घोटकी में गैस की रॉयल्टी के नाम पर भी खातिर ख्वाह रकूम विफाक से वसूल करती रही है। बदीन को अपने मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीडिया वर्कर्स के हुकूक और फेक न्यूज़ के अलावा हर तरमीम के लिए तैयार हैं। इस मौके पर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि मीडिया इदारों को अदायगी के बावजूद वर्कर्स को तनख्वाहों की अदम अदायगी इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। वाशिंगटन पोस्ट को टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी जंग में साथ मिलकर काम किया, मगर इसके बाद पाकिस्तान पर मनफी रद्द अमल आया। मोईद यूसुफ ने कहा कि 9/11 के बाद हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी अपने ही मुल्क में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए।
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے واشنگٹن کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، لیکن اب نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل نامناسب ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے سوال کیا کہ کیا پاکستان نے افغان نیشنل آرمی سے کہا تھا کہ وہ لڑائی نہ کرے؟ مشیر برائے قومی سلامتی نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے لیے دہشت گردی، افغان مہاجرین کی آمد اور معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ خطے میں امن کسی ایک کی کاوشوں سے ممکن نہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر 90 کی دہائی کی غلطیوں کو دہرایا گیا تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے واشنگٹن پوسٹ کو ٹیلی فونک انٹرویو دیا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امریکی جنگ میں ساتھ مل کر کام کیا، مگر اس کے بعد پاکستان پر منفی رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد ہزاروں پاکستانی فوجی اپنے ہی ملک میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور پاکستان نے واشنگٹن کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بھی مدد کی، لیکن اب نتائج کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سوال بھی کیا کہ پاکستان نے افغان نیشنل آرمی سے کہا تھا کہ وہ لڑائی نہ کرے۔ مشیر برائے قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں عدم استحکام پاکستان کے لیے دہشت گردی، افغان مہاجرین کی آمد اور معاشی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان نے کاوشیں بھی کی، لیکن اب صورتحال کا ذمہ دار اگر پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطے میں امن کسی ایک کی کاوشوں سے ممکن نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر 90 کی دہائی کی غلطیوں کو ایک بار پھر سے دہرایا گیا تو نتیجہ دوبارہ سے وہی نکلے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں۔ عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ یہ شاہراہ ہے طاقت کی، یہ شاہراہ ہے اقتدار کی، پارلیمان کی، عدل و انصاف کی۔ یہاں ہوتے ہیں میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے، کبھی تنقید برائے تنقید تو کبھی تنقید برائے تعمیر۔ کل کے دشمن آج کے دوست، کل ہو حلیف تو آج حریف۔ اب ہوگی ہر فیصلے پر نظر، ہر جوڑ توڑ پر بات، ہر قانون سازی پر بحث، مستقبل پر سوالات، بے باک اور غیر جانبدارانہ۔ میں مونا عالم لاؤں گی آپ کے پتے کی بات، اسٹریٹ فرام شاہراہ دستور۔
कैबिनेट आवर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ, जिन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कंसर्न्स का एक दफ़ा फिर इजहार किया है। इससे पहले हम बात करते हैं, आज DGI-SPR ने भी अहम न्यूज़ ब्रीफिंग की है, जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर मैनेजमेंट, अफ़गान महाजिरीन की आमद के हवाले से जो मैकेनिज़्म तय किया गया, जो बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं हमें हमारे मगरबी बॉर्डर पर, उस हवाले से। और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने भी आज बदीन प्रेस क्लब में ओहदेदारान से गुफ्तगू की और वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अफ़गान उमूर पर नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं खान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी भी पाकिस्तान को उस नज़र से देखा जाता है, सवाल किए जाते हैं, जिसका इज़हार डॉक्टर मोहित यूसुफ ने भी किया है कि अगर अफ़गानिस्तान में इत्तेहादी नाकाम हुए या फिर अफ़गान फोर्सेस ने रजिस्ट नहीं किया तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान कैसे हो गया? मेरा ख्याल है कि कुछ जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं उनमें इस किस्म की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है, और उसकी एक रीज़न इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि पिछले 20 साल की जो वहाँ पे फौजी या पॉलिटिकल या रिकंस्ट्रक्शन की कारकर्दगी थी, वो एक ही दिन में या पिछले कुछ 15-20 दिनों में वो ऐसे गिरी कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होते हैं। तो उसकी वजह से अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए शायद कुछ उन कैपिटल्स में ये गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान की रोल को पिछले एक साल से सराहा जा रहा है, और तमाम ममालिक पर्टिकुलरली इंग्लैंड, रशिया, चाइना, टर्की, जो रीजन के बहुत बड़े ममालिक हैं, बल्कि कुछ तो जो हैं वो सुपर पावर की कैटेगरीज में भी उनका शुमार होता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के रोल को बहुत सराहा। उसके अलावा अगर दोबारा आप देखें तो अमेरिका की तरफ से भी, जो कि मतलब इस जंग का सबसे बड़ा एक फैक्टर था, तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनके सेंटकॉम के चीफ, वो मुसलसल पाकिस्तान के रोल को जो है सराह रहे हैं। तो लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह पे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से शायद ये बाज़गश्त हमें नजर आ रही है और आती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के रोल को पूरी दुनिया ने एग्री कर लिया कि किस तरह से 20 साल के बाद अगर अमेरिका उनसे बात करना चाह रहा था तो पाकिस्तान के रोल को माना गया। किस तरह हमने जो है अफगान गवर्नमेंट जो आपकी नहीं रही, उनके और तालिबान के दरमियान जो गुफ्तगू करवानी थी उसके अंदर रोल किया, और किस तरह जो है हमने दोहा टॉक्स को इनिशिएट करवाया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के रोल को बहुत पूरी दुनिया में इस वक्त सराहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मुल्कों में इसके ऊपर जो है वो आप सुनते रहेंगे। वो चूंकि उनकी अपनी नाकामी है तो वो उसका सिरा किसी न किसी तरह पाकिस्तान के साथ साथ पुपते रहेंगे वो। सही। सर ये फरमाइएगा कि DGI-SPR ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग दी है और उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन है उसके लिए भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। सिर्फ कोशिशें नहीं की बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं। इसके बावजूद इस किस्म की सिचुएशन का सामने आना, इसको कैसे देख रहे हैं? और इस वक्त अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो दीगर ममालिक हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, आज DGI-SPR ने जो कहा, और चंद दिनों से इसके ऊपर जो है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी जो है वो गुफ्तगू कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर जो है वो बहुत तफसील के साथ बता चुके हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस पर हमारी फौज बड़ी कम्प्लीटली विजिलेंट है। उसके साथ हमने उसकी जो है वो फेंसिंग भी कंप्लीट कर ली थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अगर रोल को देखा जाए तो हम तकरीबन जो है 85,000 के करीब जो है अपने लॉ इन्फोर्समेंट के, फौज के, पुलिस के और सिविलियन लोगों की जो है शहादतें इस जंग की, दहशतगर्दी की जंग में जो है ना उसकी नजर कर चुके हैं। और कुछ जो है स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हम $150 बिलियन का जो है हमें नुकसान हुआ है जो अमेरिका की जंग थी दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान में, और उसके जो असरात हुए पाकिस्तान में। तो इसके साथ साथ DGI-SPR ने जो है ना जो मुख्तलिफ जगहों पे बताया कि अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है 15 अगस्त के बाद से बहुत हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा चुकी है। तकरीबन जो है वहाँ पे एक सेटअप का ऐलान होने वाला है कल, चूंकि 31 अगस्त है, जिसमें कहा गया था अमेरिका की तरफ से भी कि उनकी जो है वैक्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी, और जो तालिबान है वो शायद कल एक इंटरम सेटअप का या अगले आने वाले चंद दिनों में ऐलान करें। और उसके साथ हमारी जो बॉर्डर उनके साथ है वो अब ट्रेड के लिए जो है वो ट्रैवल के लिए खुल चुकी है, इसका भी DGI-SPR ने दिया। तो मेरा ख्याल है सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को देखें, जो बावजूद दहशतगर्दी के इतना उसने किया, उसका रोल इतना अहम हो चुका है इस वक्त कि पूरी दुनिया जो है उसको सराह रही है। रशियन प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है कल प्राइम मिनिस्टर को कॉल की,
ڈینش پرائم منسٹر کی ہوئی, جرمن چانسلر کی ہوئی, چائنیز جو ہے وزیر جو ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کی, ان کی موعود یوسف صاحب کے ساتھ ہوئی, فارن منسٹر ہمارے جو اس وقت 4 جو ہے ملکی دوروں پہ ہیں جو افغانستان کے نیبر میں. تو پاکستان تو اپنا رول پوری طرح سے بخوبی نبھا رہا ہے کہ اس معاملات میں, صورتحال میں اس اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان ریفیوجیز ماضی میں ہمارے دیکھتے پاس رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف, پھر ہمارے جو دو طرفہ ایک طرح سے تعلقات ہیں وہ وہاں سے بہت زیادہ ایسے الفاظ آتے رہے, اسٹیٹمنٹس ایسی آتی رہیں جو پاکستان کے ایفرٹس کو تسلیم تو دور کی کرنا بات, الٹا تمام پاکستانیوں کے دل آزاری کا باعث بنتی رہیں. اب آج کی پریس کانفرنس میں DGI-SPR نے کہا کہ ہم نے پیشکش کی ٹریننگ کی بھی اور فوجی تعاون کی بھی, پھر اپنا بارڈر بھی مینیج کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی دراندازی نہ ہو. پاکستان کی سائڈ سے بارڈر مکمل طور پر محفوظ ہے. اسٹریٹجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اب جیسے رجیم تبدیل ہوا ہے, طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہاں پر حکومت کا اعلان ہوگا, تمام دھڑے شامل ہوں گے, تو اسٹریٹجیکلی کتنے چانسز ہیں پاکستان افغانستان کتنا قریب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہسٹوریکلی ہم اگر آپ دیکھیں تو بہت ہماری سملیرٹیز ہیں, کلچر ہے, لینگویج ہے. افغانستان کی جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے پشتونوں کی ہے, اس جتنے پشتون افغانستان میں 47% کہتے ہیں, تو جو ان کی 40 ملین کی آبادی ہے اس سے ڈبل پاکستان میں. اور ہمارا ہسٹوریکلی ٹریڈ کا روٹ رہا ہے, ہماری بارڈر کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے تو خطے میں اسٹیبلٹی آئے گی, اور اس کا سب سے بڑا جو ہے جو وہ ہوگا, فائدہ ہوگا, وہ پاکستان کو ہوگا. کیونکہ ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو کہ اب سی پیک کی وجہ سے اور بہت سے اور انیشیٹیوز کی وجہ سے بڑھ رہی تھی, تو اس میں افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کا ایک بڑا اسٹریٹجک فیکٹر ہوگا. اور اگر آئندہ آنے والے چند مہینوں میں یا سال 2 سال میں ہم وہاں پہ بہتر اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں اور ایک پیس کی صورتحال آ جاتی ہے جو کہ ہم توقع کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس خطے میں جو ہے نا امن کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. صحیح. ہمایوں خان, یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے, یقیناً افغانستان میں قیام امن کے لیے تو بہت زیادہ کوششیں کی گئی, لیکن کچھ عناصر پھر ایسے بھی ہیں جو قیام امن کے خلاف کام کرتے رہے ہیں, اور ہمیں بے شمار ایسی کارروائیاں بھی دکھائی دیتی رہیں جس میں بھارت سر فہرست رہا ہے. ایسے عناصر کی موجودگی میں وہاں پر قیام امن اور صورتحال کا سٹیبل ہونا یہ کتنا مشکل ہوگا, کتنا چیلنجنگ ہوگا اس وقت جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے؟ اس میں جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی طرف آج DGI-SPR نے بھی وہ اپنی باتوں میں اشارہ کیا کہ انڈیا جو ہے وہاں پہ اپنی جو جس کو ہم اگر مذاق میں لیں تو غیر نصابی سرگرمیاں, جس میں وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا رہا اور وہاں سے پاکستان کے اندر مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ان کو پروموٹ کرتا رہا. تو میرا خیال ہے اب چونکہ اس کا رول بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور خطے میں جو ہے ایک امن کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بڑا ہی اہم ہوگا کہ وہ اس کے اسپوائلر کا جو رول ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا بھی جائے, اور آئندہ امید کی جائے کہ اس قسم کا کسی قسم کا رول جو ہے کسی دوسرے ملک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نہ ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امن جس سے آپ دیکھ رہے تھے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمایوں خان, آپ ماہر افغان امور کے سینئر تجزیہ کار ہیں, نظر رکھتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر بھی اور باخبر رہتے ہیں افغانستان کے حالات سے بھی, اور بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے وزیر خزانہ شوکت ترین کی, جنہوں نے حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی ہے, اور اس نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی جو اقدامات ہیں ان کی بدولت 3 سال کے دوران ملک ترقی کی جانب گامزن ہے, اور اگر اپوزیشن جماعتیں آگے بڑھیں تو مساق معیشت کے لیے بھی ہم تیار ہیں, ان کا یہ کہنا تھا. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے 14 اہم شعبوں میں منصوبہ بندی کے لیے گروپس بنائے گئے ہیں, جن کی کارکردگی کا وزیر اعظم ماہانہ کی بنیادوں پر جائزہ لیں گے. ہم نے ایک EAC بنائی اور اس میں ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی رکھے, حکومتی لوگ بھی رکھے, اور ہم نے کوئی 14 ورٹیکلز بنائے, ایگریکلچر, انڈسٹریز, ایکسپورٹس, پاور سیکٹر, اس قسم کے بڑے ورٹیکلز 14 کے قریب بنائے, اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مل کے سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم پلانز بنائیں. اور اس بھی ہم منسٹری آف فائنانس میں ایک یونٹ ہے اکنامک ریفارم یونٹ, اس کے تحت ان کو ہم مینیج کریں گے, اور ہر مہینے پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن کیے ہوا کرے گی پرفارمنس پہ. ہم نے واضح کر دیا کہ پلاننگ ہوئی اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ اقتصادی مشاورتی کونسل کے ذریعے معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. حکومت معاشی پالیسی پر اب منظم طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی پالیسیز کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے.
इकॉनमी है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ओवरसीज चैम्बर ने जो दिया है 59% एक किस्म पॉजिटिविटी आई है ओवरऑल, और 108% आई है ओवरसीज इन्वेस्टर्स की। चार्टर्ड इकॉनमी के बारे में मेरी तो राय ये है कि जी बिल्कुल होना चाहिए, और अगर अपोजिशन जमातें आगे बढ़ती हैं तो खान साहब ने कहा हुआ है कि आप भी बढ़ के उनसे बात करें। हमारा कोई इरादा नहीं है IMF प्रोग्राम से निकलने का। उन्होंने हमें यही कहा है कि आप कह रहे थे कि हमारा एक और रास्ता है, और वो आप हमें बताएंगे कि वो रास्ते पे आप कहाँ पहुँचे हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारा अगला राउंड जो है डिस्कशंस का वो एंड ऑफ सितंबर से कहीं शुरू होगा। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बरामदात के फ़रोग़ और दरामदात पर दबाव कम करने के लिए इक़दामात किए हैं, जिनके बस्मत नताइज आए हैं। पाकिस्तान ने सही मानों में तवज्जो दे रहे हैं ऑन आवर एक्सपोर्ट्स। इस साल हमारा टारगेट है गुड्स का है 31.2 और सर्विसेज का 7.5। इस वक्त जो हमारा ट्रेडिशन है कि जैसे इकोनॉमी पिकअप करती है, आप देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है इंपोर्ट्स के ऊपर। हमें इंपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देकर वहाँ कंट्रोल लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा रैशनलाइज करें हमारे मुशीर इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की है। तमाम शोबों में इस्लाहात की गई हैं। पायदार और बेहतरीन तरक्की वही होती है जिसमें फ़ायदा तमाम लोगों का हो। लोकल गवर्नमेंट्स को आपने मजबूत करना है, उनको लीगल पावर्स देनी है और रिसोर्सेज देना है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट GDP रेशो जो है वो 15-16% पे होता है। हमें कम से कम नहीं तो ये शॉर्ट टर्म में इसको 20% लाना है। प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो 40-50 मन गंदम करता है, और एवरेज हमारी यील्ड जो आ रही है वो 29 मन 30 मन आ रही है। तो जब तक कि हम इसको प्रोडक्टिविटी जो है आम किसान की, स्मॉल फार्मर की, वो नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक ये हम जाके इंपोर्ट ही करते रहेंगे वीट पर। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे समेत मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी या 3 साला माशी कारकर्दगी पर न्यूज़ ब्रीफिंग में खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की वजह से रवा साल गंदम का मसला पैदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग शोबे को फ़रोग़ दिए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से मुल्की ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमती इक़दामात की वजह से रवां साल गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसके बावजूद कि कोविड-19 का सारा मुल्क शिकार था, हमें कुदरत की मेहरबानी से और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की वजह से इस साल हमने 22.5 लाख टन का एक साल में इजाफा किया। धान की पैदावार में 10 लाख टन इजाफा हुआ, 7.4 मिलियन टन से लेके 8.4 मिलियन। मकई में 8.4 मिलियन, 7 लाख टन का इजाफा हुआ, और शुगर केन में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई कपास। और यहाँ इस मरतबा 8 साल के बाद इंटरवेंशन प्राइस मुकर्रर की गई 5040 kg की। इस साल हमारे जो टारगेट था तकरीबन 10 मिलियन बेल का, उसके करीब करीब इंशाल्लाह इस दफ़ा हम आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में सनती शोबे ने तरक्की की। बजट में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए रकम मुख्तस की गई है। आज ऑटो प्रोडक्शन बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ रही है, और मोबाइल डिवाइसेस का इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंपोर्ट से बढ़ गई। अब जब ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब हमने इस तरीके से अप्रोच किया, तो इस साल उसकी जो साल ख़त्म हुआ उसका एक्चुअल ग्रोथ फिगर अगर आप स्लॉटरिंग हाउस वगैरह को निकाल दें तो 15% 10 साल के बाद आपका LSM सेक्टर इस पे आया है। फाइनेंशियल ईयर का जो GDP का फिगर है प्रोविजनल, वो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ वो 4% नहीं, जब ये फिगर्स बीच में कैलकुलेट होंगे तो 4.5% पे आपकी GDP ग्रोथ आएगी।
माहिर सनत व पैदावार मोहम्मद अली तबा ने कहा कि हुकूमत मईशत को देर पा खदूद पर इस्तवार करने के लिए रिवायती बरामदात के अलावा नए बरामदी शोबों पर तवज्जो दे रही है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो पॉलिसीज आई है उससे अब दोबारा से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए और डिमांड जो है वो आगे जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह आपकी इनकम बढ़ेगी, जिस तरह आपकी जीडीपी बढ़ेगी, इस मरतबा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के उस ज़रूरियात को आप इंपोर्ट के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरा करें ताकि आपकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो। तामीराती शोबे के माहिर आरिफ हबीब का कहना था कि हुकूमत हाउसिंग और तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। हुकूमत की हाउसिंग स्कीम से मुल्क में घरों की ज़रूरियात पूरी होंगी। आम लोगों के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग पॉलिसीज का जो है इजरा होने के बाद कोई 150 अरब से ज़्यादा की जो है वो छोटे घरों के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी वसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 50 अरब से ज़्यादा जो है बैंकों ने जो है वो अप्रूव कर दी हैं एंड उसकी डिसबर्समेंट जो है वो तेजी से होगी। कोरोना समेत मईशत को दरपेश लातादाद चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने 3 साल में अपने अहदाफ के हसूल में खातर खा कामयाबी हासिल की। इमरान मंसूफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ काबुल में सिर्फ 2 ही धमाके हुए थे, जिसमें निशाना हवाई अड्डा था और इसके बाद मज़ीद धमाकों की इत्तलात बेबुनियाद थीं। काबुल की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपने एक बयान में तर्जुमान तालिबान ने कहा कि शहर के दीगर हिस्सों में अमन अमान की सूरत हाल काबू में है, जबकि हवाई अड्डे के गिरदोनवाह में तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धमाकों में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि धमाकों की तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में 35 तालिबान एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। काबुल खुदकुश धमाकों में जख्मी होने वाले 150 से ज़ायद अफराद को काबुल के सरकारी और निजी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद सूरत हाल क्या है बताएंगे काबुल से हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद। फ़हद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम काबुल इमरजेंसी सर्जिकल सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर काबुल खुदकुश बम धमाकों के जख्मियों को लेकर आया गया है। यहां पर तकरीबन 150 से ज़्यादा जख्मी लाए गए हैं। हुकाम के मुताबिक यहां पर लाए गए जख्मियों में 35 जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दीगर जख्मियों का जो है इलाज जारी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लवाहिकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि जख्मियों के साथ आई थी। इस इमरजेंसी सेंटर के बाहर मौजूद है। इमरजेंसी सेंटर की सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और मरीजों के इलाज वो मुआवजे की सहूलियात जो है उनको भी बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी का कंट्रोल है वो तालिबान के एहलकारों ने संभाल लिया है और किसी को भी जो है वो अंदर इमरजेंसी सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लवाहिकीन से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो परेशान हैं अपने प्यारों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। नज़दीक इंतजार बसियार कलान शुदा बाद अज मा सहा रफ्तम सहा की रफ्तम यकजोई कलान नामु कलान आसे सद नफरम बाला باز پکتیا آمدیم تال یک دفعه دیدیم باز ندیدیم ما در سبب دوستایشان هستیم بیچاره دین روز انتظار زخمی شد باز دیگر به شفاخانه انتقال داده شد. جیسا کہ لواحقین کا کہنا تھا کہ ان کے دوست اور رشتہ دار زخمی ہوئے ہیں دھماکوں کے اندر اور یہ یہاں پر موجود ہیں کہ اپنے لواحقین کے بارے میں اطلاعات لے سکیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو زخمی ہیں ان کے لیے علاج معالجے کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. صحیح، بہت شکریہ فہد جاوید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. افغانستان کی صورتحال کیا ہے اور اس پر کیا مزید اپڈیٹس ہیں، اس پر بھی کچھ بات کریں گے. اس وقت ہمیں ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ماہر ہیں افغان امور کے. ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. سر بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. بہت شکریہ. سر افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کابل ایئرپورٹ پر دھماکے ہوئے اور اس حوالے سے کچھ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات سامنے آئیں اور اس کے بعد طالبان ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صرف 2 دھماکے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو مزید دھماکوں کے حوالے سے اطلاعات دی گئیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. کیا کہیں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کابل کی صورتحال کو؟
देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो सियासी है, दूसरा जो एयरपोर्ट की सिचुएशन है वो बिल्कुल सियासी जो मामलात वहाँ पर चल रहे हैं उनसे मुख्तलिफ है। काबुल में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इस वक्त दो फोर्सेस हैं जो जिनका दायरा इख्तियार अपनी अपनी जगह पर है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकन फोर्सेस ने सिक्योरिटी टेक ओवर की हुई है, जबकि एयरपोर्ट के बाहर जो है काफ़ी दूर जो है वो तालिबान जो है उन्होंने ले लिया है कंट्रोल, और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले ज़्यादातर रास्ते उनके हाथ में हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वहाँ पर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो सिक्योरिटी जो का एयरपोर्ट की है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों पर बनती है। अगरचे तालिबान के जो तर्जमान हैं उन्होंने तो ये कहा है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन वो जो भी बंदा अंदर आया है अगर ये बाहर मौजूद थे तो वो अंदर कैसे आ सका? और जब वो अंदर आ गया तो अमेरिकन सिक्योरिटी जो कि बहुत ही फुल प्रूफ होती है, और बल्कि वो तो क्लेम करते हैं कि जी हमसे तो कोई चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती जहां हम पहुंचते हैं, तो वो पर क्या मार गई, वो तो बम धमाके कर गई है। तो ऐसी, और फिर सबसे ज्यादा नुकसान भी अमेरिकी फौजियों को हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी जिम्मेदारी तो दोनों पर बनती है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि ये जो पिछले 12-13 दिन हो गए हैं, 13 दिनों से मेरा ख्याल है सुपर पावर अमेरिका इन्वॉल्व है, इतने ममालिक इन्वॉल्व हैं, तालिबान खुद इन्वॉल्व हैं। अब तक तो ये मामला जो एयरपोर्ट का है इसको हल हो जाना चाहिए था। ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमें इंसानी अलमिया जैसे कि ह्यूमन क्राइसिस हम कहते हैं ये चल रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो है जहाज से जो है इंसान गिर रहे हैं, वहाँ पर जो है बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पर आए दिन फायरिंग का केसेस हो रहे हैं जिससे कि 7-8 लोग हर रोज मर रहे हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बेइज्जती का एक स्टिग्मा, एक कलंक का टीका है जो कि उन लोगों के ऊपर है जो कि एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी संभाले बैठे हैं। ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थी। और साथ में मैं आखिरी जुमला बताऊंगा कि अगर ये कुछ हो रहा है तो हमें अंदाजा हम कर सकते हैं कि अमेरिकी फौजों की मौजूदगी में अफगानिस्तान में जो तबाही बर्बादी होती रही, वन कैन अंडरस्टैंड। ये स्मॉल स्केल पर हमें अंदाजा हो रहा है कि अमेरिकी फौजें अभी तक अफगानिस्तान को किस तरीके से संभालती रही हैं। अगर ये एयरपोर्ट को बेहतर संभाल लेते तो हमें अंदाजा हो सकता था कि अफगानिस्तान तो बड़ा पुरअमन था इनके जमाने में, अब तबाही मची है। लेकिन इतने छोटे लेवल पर अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वन कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी तो एक सवाल बनता है ना यहाँ पर डॉक्टर साहब, 15 तारीख को तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल में और आम माफी का ऐलान कर दिया। अब 4 दिन रह गए 31 अगस्त में, और एक्सटेंशन की इसमें तोसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके जो तर्जुमान हैं, जो तालिबान रहनुमा हैं, वो भी बारहा कह चुके हैं और अमेरिका भी शायद इसको अंडरस्टैंड कर रहा है और तुर्की ने भी इनखला शुरू कर दिया है। क्या देख रहे हैं 31 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा इनखला? और अगर नहीं होता किसी केस में अमेरिका बज़िद रहता है अपने चंद फोर्सेज, अपने चंद फौजी रखने के लिए अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे, तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे? देखिए इस वक्त तो जो अमेरिका जिस सुस्त रवि का शिकार है और जो इवैक्यूएशन जितनी सुस्त हो रही है उससे तो वाज़े तौर पर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 31 अगस्त तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके जो तर्जमान हैं, जो शाहीन जिनके नाम में आता है, उनका एक इंटरव्यू था। हाँ, सुहेल शाहीन, वो उनका एक अंग्रेजी जरीदे के साथ इंटरव्यू में वीडियो में वो ये देखा गया और उन्होंने बताया कि हम किसी सूरत में भी 1 मिनट की भी एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सूरत में अमरीकियों पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये 31 अगस्त तक पूरा नहीं कर पाते तो एक और आने वाले वक्त में हमें एक बहरान का शिकार हमें नजर आ रही है काबुल एयरपोर्ट, और वो ये कि तालिबान अंदर जाने की कोशिश करेंगे और अंदर अमरीकी फौजें जो हैं उनको आने नहीं देंगी। और मुझे लगता है कि फिर 31 तारीख के बाद अगर कोई तस्वीर दोनों के दरमियान नहीं होता तो एयरपोर्ट पर जरूर दोनों के दरमियान एक घुमसान की जंग होगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन शहीद सुहरवर्दी अपने माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे और काबुल के जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसीली बात की उन्होंने। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे अमरीकी महकमा दिफा का, जिसका कहना यह है कि काबुल धमाके में हलाक होने वाले जो अमरीकी एहलकार हैं उनकी तादाद 13 हो चुकी है, जबकि 18 से ज़ायद फ़ौजी इस वक्त ज़ख्मी हैं। कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि धमाकों में अमरीकी और अफगान शहरियों की हलाकत पर अफसोस है, तहम अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी रहेगा। दूसरी जानिब वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि 14 अगस्त से अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद को अफगानिस्तान से मुंतकिल किया जा चुका है, तहम 31 अगस्त तक तमाम लोगों का इनखला मुमकिन नहीं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान में खला बहुत ख़तरनाक है और दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए वरना वहाँ इंतशार पैदा होगा। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान इस हवाले से अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से 14 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए हैं। फैक्ट्री में आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। ताहम आग इतनी शदीद थी कि शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गईं। फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की थी, जिस पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। जहां बहक अफराद की मैयतें जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इमदादी कार्रवाइयों में ईदी फाउंडेशन का रजाकार भी जख्मी हुआ। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और सिंध रेंजर्स के एहलकार मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में इंसदादे कोरोना की सूबाई टास्क फोर्स के इजलास की सदारत की, जिसमें बाज़ अजला में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में सूबे भर में यकसा तौर पर हफ्ते के 2 दिन कारोबार बंद रखने और हज़ारा डिवीज़न के बाज़ अजला में कोरोना की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए पाक फौज की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि अगर केसेस में कमी ना हुई तो ज़रूरत पड़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त करने समेत मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका के कराची में नए कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रा ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान सूरत हाल के बायस खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने अमेरिकी कौंसल जनरल को अजरक, सिंधी टोपी और शील्ड तोहफे में दिए। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से पाकिस्तान में तैनात UNHCR की कंट्री नुमाइंदा नोरिको योशीदा की क़यादत में वफ़द ने कोयटा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खित्ते में रूनुमा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन और उनसे मुतासिरा इलाकों के हालात समेत तालीम और सेहत के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद ने कहा कि हमें अफ़गान मुहाजिरीन और उनसे मुतासिरा इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद की ज़रूरत है। UNHCR की कंट्री नुमाइंदा ने मुलाकात में पिछले 4 अशरों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत से बड़ी और कोई खिदमत नहीं हो सकती। लाहौर में समाजी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और कोई भूखा ना सोए जैसे प्रोग्राम का मकसद भी इंसानियत की खिदमत है। गवर्नर ने मुख्तलिफ समाजी शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क व कौम को आप पर फ़ख्र है। मौसमी तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम ने हसन अब्दाल में 7 करोड़ रुपए की लागत से टीपू सुल्तान चौक की तामीर नौ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मलिक अमीन असलम का कहना था कि ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल और हादसात की रोकथाम के लिए इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर यह मनसूबा 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फलाही रियासत की बुनियाद रख दी है। आने वाले दौर में अवाम की मुश्किलात में यकीनन कमी होगी और मुल्क तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करेगा। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 13 नेशनल पार्क्स कायम किए गए हैं और मौजूदा हुकूमत शजरकारी के जरिए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम कर रही है। वो फैसलाबाद में कैलाश पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुमलिकत सरताज गुल ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत कमालपुर इंटरचेंज पर कैलाश पार्क के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है और वजीर आजम इमरान खान ने इसका बेहतरीन हल दरख्त लगाने की सूरत में दिया है। उन्होंने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम में पाकिस्तान का हर तबका हिस्सा ले रहा है जो खुशाइंद है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा बेटर पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें आने वाली नस्लें हमें दुआएं दे। और देखिए इसका मकसद फीता काटना या फिर दरख्त अभी तो नजर नहीं आएंगे कुछ, वो हमारी आने वाली नस्लों को 10 अरब का फायदा हो। वजीर मुमलिकत सरताज गुल बागे जना गई जहां उन्होंने मियाँ वाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया और पौधा लगाया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कैबिनेट हॉल में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने स्कूलों में दाखिला मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस साल तकरीबन 8 लाख बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। शहराम खान तरकई ने कहा कि मुख्तलिफ स्कूलों में सेकंड शिफ्ट शुरू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि इस साल हम और असातिज़ा भी भर्ती करेंगे। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन कौमी असम्बली मुनव्वरा मुनीर ने पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को PTV न्यूज़ में खुसूसी जगह मिलने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे हमें अपनी कारकर्दगी पेश करने का मौका मिल रहा है। मैं बींग एक बलूचिस्तानी, मुझे अपने लीडर पे फ़ख्र है कि मेरे लीडर ने बलूचिस्तान को पिछले 3 सालों में कितने डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए और कितना बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दिया और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को मरकज़ में हाईलाइट किया। तो मैं समझती हूँ कि 70-72 सालों से ये पहला मौका है जितना इमरान खान की लीडरशिप में बलूचिस्तान नेशनल असम्बली और सेनेट में गूंजते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि हमारे लीडर ने उन नेशनलिस्ट पार्टियों से बढ़ के बलूचिस्तान के लिए अपनाइयत का मुजाहरा किया जो अपने आप को बलूचिस्तान के साहिल वसाइल के दावादार कहते हैं। जो इमरान खान ने हमें करके दिखाया, ग्राउंड पे उनकी एफर्ट्स हमें नज़र आते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की लोगों को नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान का जो हिस्सा फेडरल बलूचिस्तान को दे रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने पेश की। अब बिलावल मीडिया, अपोजिशन और सबको मिलाकर अपनी 13 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत 8,900 अरब की करप्शन का अवाम को जवाब दें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा और असद अली खान PCB गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए नामजद कर दिए गए हैं। असद अली खान दूसरी मरतबा मेंबर तैनात किए गए हैं। दोनों अरकान की तैनातियाँ 3 साल के लिए हैं। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इलेक्शन के जरिए चेयरमैन PCB का इंतखाब करेगा। रमीज़ राजा PCB चेयरमैन के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही कैबिनेट आवर मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।